प्यारे दोस्तों, यह है फैसल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। यह सऊदी अरब का एक ऐसा बादशाह था जिसने अपनी बादशाहत में न केवल अमेरिका और इजराइल बल्कि पूरी वेस्टर्न कंट्रीज को चैलेंज किया था। एक ऐसा बादशाह जिसकी एक आवाज पर पूरी अरब दुनिया जाग जाती थी, जिसने सिर्फ एक फैसले से अरब से निकलने वाले तेल को हथियार बनाकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लेकिन फिर इस बादशाह को इसी के भतीजे ने 2 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से मानो पूरी अरब दुनिया का दिल दहल गया था और पूरी दुनिया में खामोशी छा गई थी। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक सवाल यह है कि इस कत्ल के बाद सऊदी अरब की गद्दी पर कौन बैठा था? क्या वह फैसल बिन अब्दुल अजीज जैसा दिलेर और रेवोल्यूशनरी था, या वह सिर्फ एक मोहरा था जिसे आगे करके असल चालें पीछे से चली गई थीं? और इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल यह कि क्या गद्दी पर बैठने वाला खुद इस साजिश का हिस्सा था? क्या यह अरब के शाही खानदान का आपस में इंतकाम था, या यह एक फॉरेन एजेंडा था? क्या शाह फैसल के बाद सऊदी अरब को कोई नया रुख दिया गया, या यह सब कुछ एक खौफनाक खामोशी में दफन कर दिया गया? जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जो अरब की कुर्सी पर तो बैठा मगर हमेशा साजिशों के साए में रहा, जिसके इर्द गिर्द वफादार नहीं बल्कि साजिशें रचने वाले बैठे थे। शाह फैसल के कत्ल के बाद क्या हुआ? कौन था उनके बाद बनने वाला नया बादशाह? सच वह नहीं जो दिखाया गया था, बल्कि सच वह है जो अब आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी साजिश, ताकत और खानदानी सियासत के ऐसे राज खोलेगी जो आज तक सिर्फ बंद कमरों में गूंजते रहे हैं। तो प्यारे नाजरीन, बात है साल मार्च 1975 की, कि जब सऊदी अरब के हुक्मरान शाह फैसल 12 रबीउल अव्वल को यानी पैगंबर ए इस्लाम की पैदाइश के दिन दुनिया के बड़े बड़े लोगों से मिल रहे थे, और वहीं वेटिंग रूम में कुवैती वफद भी उनसे मिलने का वेट कर रहा था। इसी दौरान शाह फैसल के भतीजे यानी फैसल बिन मुसाइद इस कुवैती वफद से बातचीत में मशगूल थे। जब शाह फैसल सबसे मिलने के बाद एंड में इस कुवैती वफ्द को मिलने के लिए आगे बढ़े, तो शाह फैसल सबसे पहले अपने भतीजे फैसल बिन मुसाइद को अरब कल्चर की रस्म को ध्यान में रखते हुए बोसा देने के लिए आगे बढ़े। उसी टाइम भतीजे ने मौका देखते हुए अचानक अपने जुब्बे से एक रिवॉल्वर निकाला और वहीं शाह फैसल को 2 गोलियां मार दी। गोलियां चलते ही पहली गोली शाह फैसल की ठोड़ी और दूसरी कान पर लगी। कहा जाता है कि एक तीसरी गोली भी चली थी जो इन्हें नहीं लग पाई थी, जिसके बाद शाह फैसल के एक गार्ड ने इनको बचाने के लिए फैसल बिन मुसाइद पर एक तलवार का वार किया था। इस वार को देखते हुए वहां पर मौजूद मुल्क के मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम ने गार्ड से चिल्लाकर कहा था कि शहजादा फैसल बिन मुसाइद को जान से न मार करना। फैसल बिन मुसाइद ने इस आवाज को सुनकर ठंडी सांस ली और इत्मीनान से वहीं खड़े रहे, और आखिरकार गार्ड्स ने इसको यानी फैसल बिन मुसाइद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद शाह फैसल को हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन वे इतने इंजर्ड हो चुके थे कि वे गोलियों के जख्मों को बर्दाश्त नहीं कर सके और हॉस्पिटल में ही उनकी मौत हो गई थी। नाज़रीन, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में 20 साल से ज्यादा जर्नलिज्म में काम करने वाले फेमस एनालिस्ट्स राशिद हुसैन की एक पर्सनालिटी से दोस्ती थी। ये पर्सनालिटी कोई आम नहीं थी, बल्कि वो उस टाइम के तेल के मिनिस्टर अहमद जाकी यमानी थे। अहमद जाकी यमानी न केवल सऊदी हुकूमत के इंपॉर्टेंट मेंबर्स में से थे, बल्कि शाह फैसल के भी बहुत करीबी साथी भी थे। राशिद हुसैन बताया करते थे कि अहमद जाकी यमानी उन चंद लोगों में से थे जो उस दिन शाह फैसल के बिल्कुल करीब मौजूद थे जब वो दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया था। उस टाइम शाह फैसल अपने महल में लोगों से मीटिंग कर रहे थे और कुवैत से आए हुए वफ्द को भी उनसे मिलवाया जा रहा था। इस मुलाकात का अरेंजमेंट खुद अहमद जाकी यमानी ने किया था, और शाह फैसल अरब कल्चर के अंदाज में मेहमानों से मिल रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो कुवैती वफ्द से मिलने के लिए आगे बढ़े थे, तभी अचानक एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। और चूंकि अहमद जाकी यमानी उस टाइम शाह फैसल के बिल्कुल साथ खड़े हुए थे, इसलिए उनका शुमार उन चंद अफराद में होता है जिन्होंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा था। ये एक ऐसा लम्हा था जिसकी वजह से अरब हिस्ट्री ने एक अजीब करवट ली थी
और जिसकी वजह से सऊदी अरब का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल गया था। इसके बाद वो कातिल जिसने अपने ही चाचा यानी सऊदी अरब के बादशाह फैसल को गोली मारकर कत्ल किया था, 1975 को इस कातिल को इंसाफ के कटघरे में लाया गया था। जी हां नाजरीन, आपने सही सुना है, फैसल बिन मुसाइद शाह फैसल का ही सौतेला भतीजा था। इसी ने मार्च 1975 में शाह फैसल को गोलियों से शूट करके कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से पूरी अरब हुकूमत में अफसोस, हैरत और गुस्से की लहर दौड़ गई थी। लेकिन फिर सऊदी कानून के अकॉर्डिंग कत्ल की सजा किसास यानी जान के बदले जान के अंडर चंद महीनों की अदालती कार्रवाई के बाद 18 जून को फैसल बिन मुसाइद को रियाज के सेंट्रल स्क्वायर पर लाया गया, जहां सैकड़ों लोग उसकी सजा देखने के लिए जमा थे और फिर सबके सामने उसका सर कलम कर दिया गया था। यह वह लम्हा था जब पूरी कौम ने देखा था कि शाह फैसल के साथ इंसाफ हुआ है। साथ ही यह हिस्ट्री का एक ऐसा वाकया था जो आज भी सऊदी अरब की हिस्ट्री में ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाता है। फैसल बिन मुसाइद शाह फैसल के सुतैले भाई मुसाइद बिन अब्दुल अजीज का बेटा था। फैसल बिन मुसाइद 4 अप्रैल 1944 को पैदा हुआ था और शाह फैसल के कत्ल के जुर्म में इसे 18 जून 1975 को सजाए मौत सुनाई गई थी और कुछ ही घंटों के बाद रियाज के केंद्रीय स्क्वायर में इसका भरे मजमे के सामने सर कलम कर दिया गया था। फैसल बिन मुसाइद तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका भी गया था, जहां इसने सैन फ्रांसिस्को स्टेट इनसाइड में एडमिशन लिया था। इसके अलावा इसने यूनियन ऑफ कैलिफोर्निया और यूनियन ऑफ कोलोराडो में भी एजुकेशन हासिल की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाह फैसल के कत्ल के बाद शुरुआती तौर पर कहा गया था कि फैसल बिन मुसाइद दिमागी तौर पर पागलपन का शिकार था। इतना ही नहीं, बल्कि शाह फैसल के कत्ल के बाद डॉक्टर्स की जानिब से एक बयान में इसे बाकायदा तौर पर पागल करार दे भी दिया गया था, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने इसकी अच्छे से टेस्टिंग करने के बाद सर्टिफिकेट दे दिया था कि फैसल बिन मुसाइद दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक था। फैसल बिन मुसाइद से रिलेटेड यह भी कहा जाता है कि वह ड्रग्स और नारकोटिक्स के मामलात में भी इन्वॉल्व्ड था। एक बार जब वह फॉरेन से सऊदी अरब वापस आया था तो इसी वजह से इसका पासपोर्ट भी छीन लिया गया था, क्योंकि इस पर इल्जाम था कि वह दूसरे मुल्कों में सऊदी अरब की बदनामी का सबब बन रहा था। सऊदी अरेबिया जैसी इस्लामिक कंट्री में ज्यादातर इस तरह के केसेस की रिपोर्ट को अवाम के सामने नहीं लाया जाता है, और जब बात शाही खानदान की हो तो मामला और भी ज्यादा नाजुक बन जाता है। यही वजह है कि जब शाह फैसल को कत्ल किया गया था तो उस टाइम कई तरह की बातें और अफवाहें अरब में फैले थीं, लेकिन बाद में होने वाली रिसर्च में यह भी कहा गया था कि कातिल ने यह काम अकेले किया था, यानी उसके साथ कोई और शामिल नहीं था। एनालिस्ट राशिद हुसैन कहते हैं कि 25 मार्च 1975 को जो कुछ हुआ उसे समझने के लिए हमें उस टाइम के हालात को भी देखना होगा, क्योंकि इस केस में शुरू में यह भी ख्याल किया गया था कि कातिल यानी फैसल बिन मुसाइद ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए शाह फैसल को गोली मारी थी, जिसकी वजह यह थी कि जब शाह फैसल ने अरब मुल्क में टीवी की ब्रॉडकास्टिंग शुरू करवाई थी तो उनके सौतेले भाई और मुसाइद के वालिद यानी शहजादा मुसाइद बिन अब्दुल अजीज इस फैसले के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने कुछ धार्मिक स्कॉलर्स के साथ मिलकर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट्स भी किए थे। इन्हीं प्रोटेस्ट में से एक प्रोटेस्ट के दौरान जब लोग टीवी स्टेशन पर हमला करने लगे थे तो सऊदी पुलिस ने इन प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलवा दी थीं और इस फायरिंग में शहजादा मुसाइद का बड़ा बेटा यानी खालिद मुसाइद मारा गया था। वो फैसल बिन मुसाइद का भी भाई था। हो सकता है कि इसी वाक़े ने फैसल बिन मुसाइद के दिल में गुस्सा और बदले का जुनून भर दिया हो, फिर जो आखिरकार शाह फैसल के कत्ल की शक्ल में सामने आया हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वाकया शाह फैसल के दौर का ही है, यानी जब शाह फैसल सऊदी अरब में कुछ तरक्की करने और मुल्क को मजीद डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए फैसले कर रहे थे, तो उन्होंने डेवलपमेंट की शुरुआत करते हुए औरतों को एजुकेशन की इजाजत दी थी और मुल्क में रेडियो और टेलीविजन जैसे मॉडर्न मीडिया का आगाज किया था। लेकिन शाह फैसल के इन फैसलों पर अरब के सब लोग खुश नहीं थे, क्योंकि जब रेडियो और टीवी का आगाज हुआ था तो रियाज शहर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट्स हुए थे और इन प्रोटेस्ट्स को खुद शाही खानदान का एक आदमी
यानी मुसाइद बिन अब्दुल अजीज कर रहा था, जो शाह फैसल का रिश्तेदार भी था। इस टाइम अगर ये प्रोटेस्ट कामयाब हो जाते तो शायद वो आदमी यानी मुसाइद बिन अब्दुल अजीज शाह फैसल की हुकूमत को खत्म भी कर सकता था। इन्हीं प्रोटेस्ट में एक मौके पर लोगों ने रियाज के टीवी सेंटर पर हमला करने की कोशिश की थी और इसी दौरान प्रोटेस्टर्स में शामिल फैसल बिन मुसाइद का बड़ा भाई पुलिस की गोली लगने से मारा गया था। ये फैसल बिन मुसाइद वही शख्स है जिसने बाद में शाह फैसल को कत्ल किया था, लेकिन इस वाक़े के बावजूद शाह फैसल ने टीवी ब्रॉडकास्ट बंद नहीं की थी, बल्कि वह अपनी पॉलिसीज पर अड़ा रहा था। एनालिस्ट राशिद हुसैन कहते हैं कि शाही खानदान के अंदर आपस में हमेशा से ही नोक-झोंक और मुकाबला रहा है। शाह फैसल के खिलाफ लोगों की मुखालफत की एक बड़ी वजह यह भी थी कि वह खुद अपने भाई शाह सऊद को हटाकर बादशाह बने थे। शाह सऊद दरअसल शाह अब्दुल अजीज के सबसे बड़े बेटे और बादशाह भी थे, लेकिन शाह फैसल ने कहा था कि मुल्क उनसे नहीं चल रहा था, इसलिए उन्हें बादशाहत छोड़नी पड़ी थी। इसी बात का फायदा उठाकर मुसाइद बिन अब्दुल अजीज ने शाह फैसल के खिलाफ मजहबी ग्रुप्स को साथ मिलाने की कोशिश की थी ताकि वह हुकूमत गिरा सकें। हालांकि वह कामयाब न हो सका था, लेकिन दिल में नफरत जरूर बाकी रह गई थी। यही नफरत शायद बाद में फैसल बिन मुसाइद के दिल में भी मुंतकिल हुई थी, जिसका नतीजा 1975 में शाह फैसल के कत्ल की सूरत में सामने आया। फैसल बिन अब्दुल अजीज के हवाले से दस्तयाब मालूमात के अकॉर्डिंग वह 14 अप्रैल 1906 को रियाज में पैदा हुए थे और यह शाह अब्दुल अजीज के तीसरे बेटे थे। इनकी मां तरफा बिनते अब्दुल्लाह का ताल्लुक अब्दुल वहाब के मजहबी घराने से था और इनकी शादी शाह अब्दुल अजीज के रियाज को फतह करने के बाद हुई थी। फैसल अभी 6 माह के ही थे कि इनकी वालिदा वफात पा गई थीं, जिसके बाद इनकी परवरिश इनके नाना नानी ने की थी और इब्तिदाई तालीम भी इन्हीं की जिम्मेदारी में रही थी। सन 1919 में जब ब्रिटिश हुकूमत ने शाह अब्दुल अजीज को लंदन बुलाया था तो वह जाती मसरूफियात की वजह से वहां नहीं जा सके थे, लेकिन फिर फैसला यह हुआ था कि इनकी जगह इनके बड़े बेटे शहजादा तुर्की जाएंगे, लेकिन स्पेनिश फ्लू की वजह से शहजादा तुर्की की वफात हो गई थी, जिसके बाद कोरा शहजादा फैसल के नाम निकला था और वह सऊदी खानदान के पहले फर्द बने थे जिन्होंने इंग्लैंड का दौरा किया था। इनका यह दौरा 5 माह जारी रहा था और इसी दौरान इन्होंने फ्रांस भी देखा था। इनके वालिद इनको अक्सर इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां सौंप देते थे और समझते थे कि फैसल इन जिम्मेदारियों को बिल्कुल अच्छे तरीके से निभाने के काबिल हैं। यही वजह थी कि इन्हें सन 1922 में असीर सूबे के कंट्रोल के लिए आर्म्ड फोर्सेस के साथ भेजा गया था, जो एक कामयाब हिकमत अमली थी। इसके बाद 1926 में इन्हें हिजाज का वायसराय बनाया गया था। इसके अलावा वह इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे थे। सन 1953 में शाह अब्दुल अजीज की वफात के बाद इनके बड़े बेटे यानी सऊद को बादशाह बना दिया गया था, जबकि शाह फैसल को क्राउन प्रिंस बनाया गया था। शाह सऊद की पकड़ एम्पायर अफेयर्स पर उतनी नहीं थी जितनी उनके वालिद की थी, और न ही वह इंटरनल पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी का कोई खास तजुर्बा रखते थे, और शाही खानदान को भी इस कमजोरी का जल्द ही एहसास हो गया था। यही वजह थी कि शाह सऊद पर दबाव डाला गया था कि शहजादा फैसल को बादशाह बनाकर उन्हें ज्यादा इख्तियारात दिए जाए। उस टाइम तक अरब के पड़ोसी मुल्क यानी मिस्र में जमाल नासिर बादशाह का तख्ता उलटकर वहां के हुक्मरान बन चुके थे, जिसकी वजह से अरब में भी डर था कि कहीं यहां भी ऐसा ही न हो जाए। शाह सऊद और शाह फैसल के दरमियान ताकत की कशमकश जारी रही और फिर साल दिसंबर 1960 में शहजादा फैसल ने प्राइम मिनिस्टर से रेजिग्नेशन दे दिया था, लेकिन वह क्राउन प्रिंस तो थे ही, जिसकी वजह से कुछ अरसा बाद उन्हें फिर से खानदानी सपोर्ट मिली और वह दूसरी मर्तबा फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। आगे चलकर उन्होंने शाह सऊद से डिमांड की थी कि वह इक्तिदार उनके हवाले कर दें, जिसके बाद उलेमा ने उनके हक में एक नहीं बल्कि 2 फतवे दिए थे कि शाह सऊद मुल्क की भलाई के लिए उनके हक में इक्तिदार से अलहदा हो जाए। शाही खानदान ने फतवे की सपोर्ट की और साल 2 नवंबर 1964 को फैसल को सऊदी अरब का बादशाह बना दिया गया था। फैसल को बादशाह बनवाने में सुदेरी ब्रदर्स का बहुत बड़ा हाथ था। अगरचे शाह फैसल खुद सुदेरी खानदान से ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन कहा जाता है कि शाह अब्दुल अजीज की सबसे ज्यादा पसंदीदा बीवी
सुदेरी कबीले से आने वाली हस्सा बिन्त अहमेद अल सुदायरी थीं और इनसे ही इनके सबसे ज्यादा बेटे पैदा हुए थे और सभी हाई पोजीशंस पर फायज रहे थे। शाह फैसल अगरचे खुद सुदेरी मां की औलाद नहीं थे, लेकिन इन्होंने इक्तिदार में आने के लिए 7 सुदेरी ब्रदर्स से सपोर्ट हासिल की थी और शाह सऊद को इक्तिदार से हटवाने में इनका बहुत बड़ा किरदार था। शाह फैसल ने इक्तिदार संभालते ही इन 7 भाइयों को हुकूमत में बड़ी बड़ी पोजीशन दी थी। फैसल बिन मुसाइद के वालिद यानी मुसाइद बिन अब्दुल अजीज का ताल्लुक भी इसी ताकतवर और बाअसर सुदेरी कबीले से था, जिसने शाह फैसल के इक्तिदार में आने में इनकी बहुत मदद की थी। अगरचे मुसाइद बिन अब्दुल अजीज शाह फैसल की मॉडर्नाइजेशन की पॉलिसी से इख्तिलाफ रखते थे। शाह फैसल की मौत के बाद इनके सौतीले भाई यानी शाह खालिद सऊदी अरब के बादशाह बने थे और इनकी सन 1982 में मौत के बाद सऊदी अरब की बादशाहत 2 मर्तबा सुदेरी खानदान के पास जा चुकी है। पहले शाह खालिद के बाद शाह फहद बादशाह बने थे, जिनका इक्तिदार 2005 तक रहा। फिर उसके बाद शाह अब्दुल्लाह बादशाह रहे, जो कि सुदेरी नहीं थे, और इनकी 2015 में मौत के बाद 1 मर्तबा फिर सुदेरी खानदान के शाह सलमान हुक्मरान बने, जो अभी भी मौजूद हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर कमजोर होने की वजह से अब भी एक और सुदेरी यानी इनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान ही सारा गवर्नमेंट सिस्टम संभालते हैं। शाह फैसल ने बादशाह बनते ही पहले तो खानदान के लोगों को साथ मिलाकर फ्यूचर में बादशाह चुनने के लिए काउंसिल बनाई थी, ताकि ये प्रॉब्लम मुस्तकिल तौर पर ही हल हो जाए कि किसे अगला बादशाह बनाना है। और इसके बाद इसमें शाही खानदान के इंपॉर्टेंट लोगों को इंपॉर्टेंट पोजीशन पर फायज किया गया था, जिनमें इनके सगे और सौतीले सभी भाई भी शामिल थे। शाह फैसल ने इंटीरियर मिनिस्टर किंग फाड और कैबिनेट के दूसरे मेंबर्स के साथ मिलकर मक्का में उन्होंने कई पॉपुलर डिसीजंस लिए, जिनसे उनको अवाम में बड़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। इन्हीं में से एक यह था कि सऊदी शहजादे अपने बच्चों को बाहर भेजने की बजाय मुल्क के स्कूलों में ही तालीम दिलवाएं। इसी तरह उन्होंने अपनी बादशाहत में लड़कियों की तालीम पर भी खूब जोर दिया था। साथ ही इन्होंने अरब मुल्क की पहली मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस बनाई थी और पहले 5 इयर्स डेवलपमेंट प्लान्स का संगे बुनियाद रखा था। सन 1962 में भी इन्होंने एक हुक्मनामा जारी करके अरब मुल्क में गुलामी या गुलाम रखने के रिवाज को बिल्कुल खत्म कर दिया था। याद रहे कि उस वक्त तक यह गुलामी का रिवाज किसी न किसी शक्ल में अरब के अंदर जारी था। इसके अलावा शाह फैसल ने कोशिश की थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मजहबी सोच साथ साथ चले। एक तरफ वह कोई ऐसा फैसला न करते थे जिसमें रिलीजियस स्कॉलर्स की सपोर्ट शामिल न होती, लेकिन दूसरी तरफ वह हर उस किस्म की मुखालफत को कुचल देते थे जिसके बारे में शक भी होता था कि इससे तरक्की या उनकी हुक्मरानी को कोई मसला पैदा हो सकता है। उन्होंने रेडिकल स्कॉलर्स को भी काबू में रखा था, और जब उन्हें मुशीरों ने मशवरे दिए थे कि मुल्क में खवातीन की एजुकेशन जैसे रेवोल्यूशनरी डिसीजंस करने से उनके खिलाफ मजहबी बिरादरी की नफरत बढ़ सकती है, तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसके अपोजिट जब उन्हें कहा गया था कि मुल्क का कोई ऐसा कानून बनाएं, तो उन्होंने कहा था कि कुरान ही हमारा आईनीन है। यही वजह थी कि वह कम्युनिस्ट्स के बहुत खिलाफ थे और इनकी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्लाम ही था। वह समझते थे कि इस्लाम और कम्युनिज्म एक दूसरे की जिद हैं और इनमें कभी कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकती। शायद इसी वजह से वह रूस से दूर थे और अमेरिका के बहुत ज्यादा करीब थे। एक प्रिंस बंदर बिन सुल्तान अल सऊद, लेखक अपनी किताब हाउस ऑफ बुश हाउस ऑफ सऊद में लिखते हैं कि प्रिंस बंदर बिन सुल्तान अल सऊद ने एक बार द न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर को बताया था कि शाह ऑफ ईरान ने अपना तख्ता उलटे जाने से पहले एक बार शाह फैसल को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे भाई, मेहरबानी फरमाकर मुल्क को मॉडर्न बनाओ, अपने मुल्क को खोलो, स्कूलों में मिक्स्ड एजुकेशन लाओ, औरतों को मिनी स्कर्ट्स पहनने दो, डिस्को बनाओ, मॉडर्न बनो, वरना मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम ज्यादा देर तक अपने तख्त पर बादशाह बनकर नहीं रहोगे और तुम्हारा तख्ता पलट हो जाएगा। इसका जवाब शाह फैसल ने कुछ यूं दिया था कि जहांपनाह, मैं आपकी नसीहत की कदर करता हूं। क्या मैं आपको याद दिलाऊं कि आप फ्रांस के बादशाह नहीं हैं और न ही आप एलिजी में हैं, आप ईरान में हैं। आपकी 90% आबादी मुसलमान है
मेहरबानी फरमाकर ये कभी न भूलें। इस जवाब को सुनकर प्रिंस बंदर बिन सुल्तान अल सऊद ने कहा था कि तारीख ने शाह फैसल को सच साबित किया, क्योंकि कहीं और से लाई हुई इमटेरियल सोसाइटी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मुल्क के लिए खतरनाक हो सकते हैं। और ये भी कहा कि शाह ऑफ ईरान से ही पूछ लें कि हमारे लिए इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं है, बल्कि जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। हम सऊदी लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल लाना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल ही हो। शाह फैसल के कत्ल के बाद अफवाहों में से एक अफवाह अमेरिका के बारे में ये थी कि अमेरिका से वापस आने के बाद फैसल बिन मुसायद ने शाह फैसल का कत्ल किया था। चंद अरब न्यूज़पेपर ने इसकी तरफ इशारा भी किया था कि हो सकता है कि ये अलेजिडली 1973 के तेल की पाबंदी का एक बदला हो, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और सऊदी तेल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि दूसरी तरफ इजराइल ने 1967 की 6 रोजा जंग में मिस्र, जॉर्डन और शाम के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और वेस्ट जॉर्डन पूरी तरह से जॉर्डन के कंट्रोल से निकलकर इजराइल के कब्जे में चला गया था। वैसे तो इस जंग में अरबों का बहुत नुकसान हुआ था और इजराइल वेस्टर्न पावर्स की हेल्प से मिडल ईस्ट में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा था, लेकिन फिलिस्तीनियों ने अगले कई साल इसे गेरिला वॉरफेयर के तौर पर जारी रखा, जो कि किसी न किसी शक्ल में आज तक जारी है। यही वो टाइम था कि जब 1973 की अरब और इजरायली जंग में शाह फैसल का किरदार खुलकर सामने आया था, जब अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ने इजराइल का साथ दिया था और उन्हें अरबों से लड़ने के लिए खुलकर वेपन्स और मदद फराहम की थी, और शाह फैसल ने भी इसके खिलाफ एज अ प्रोटेस्ट दुनिया को तेल बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। उनके इस फैसले की वजह से दुनिया में तेल की खपत अचानक कम हो गई थी और तेल के प्राइसेस एकदम बढ़ गए थे। राशिद हुसैन कहते हैं कि सन 73 की तेल की पाबंदी जो शाह फैसल ने शुरू की थी, एकदम सब कुछ बदल दी थी। उनके अकॉर्डिंग सन 1973 में तेल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से वेस्टर्न कंट्रीज में बड़ा कहराम मचा था। वहां ये बात होने लगी थी कि फैसल किस किस्म का आदमी है और क्या कर सकता है। क्या ये कहा जा सकता है कि शाह फैसल रिलीजियस कंजर्वेटिज्म से मुल्क को निकालकर तेल की दौलत से एक मॉडर्न स्टेट में बदलना चाहते थे, जो डेवलपमेंट और मॉडर्न फाउंडेशंस पर बनी हो? उस टाइम बादशाह मोहम्मद सलमान भी कुछ इसी किस्म के इकदामात कर रहे हैं। तो क्या अगर दरमियान की आधी से ज्यादा सदी निकाल दी जाए तो शायद दोनों की सोच एक ही तरह की है? राशिद हुसैन इससे अग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि अगरचे शाह फैसल इनोवेशन लाना चाहते थे, लड़कियों की तालीम की सपोर्ट में थे और उन्होंने मुल्क में टीवी और रेडियो का इंट्रोडक्शन कराया था, लेकिन फिर भी सोच बहुत मुख्तलिफ थी। वो 1973 के अरब इसराइली क्राइसिस के दौरान शाह फैसल और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसिंजर के दरमियान बातचीत में एक जुमले का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि शाह फैसल ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसिंजर को कहा था, हमें इतना तंग मत करो, अगर तुम हमें ज्यादा तंग करोगे तो हम अपने तेल के कुओं को आग लगा देंगे और खेमों में वापस चले जाएंगे। राशिद हुसैन समझते हैं कि सिर्फ शाह फैसल में ये जुर्रत थी कि वो ये कह सकते थे कि हम खेमों में वापस चले जाएंगे। अब शायद कोई ऐसा कहने का सोच भी नहीं सकता। वो कहते हैं कि ये दोनों, यानी फैसल और मोहम्मद सलमान, अलग अलग शख्सियतें हैं और इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। फैसल में वेस्टर्न कंट्रीज के सामने डट के खड़े होने का हौसला था, जो मोहम्मद बिन सलमान के पास बिल्कुल भी नहीं है। ये ठीक है कि उन्होंने इस्लामिक स्कॉलर्स को काफी कंट्रोल किया हुआ है और सऊदी सोसाइटी को मॉडर्न करने की बात कर रहे हैं, पर उनका विजन शाह फैसल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो सब कुछ दबाव में कर रहे हैं, जबकि शाह फैसल दबाव डालने के लिए कर रहे थे। आपकी दोनों के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल दुनिया इन्फो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बरौकत मिलता रहे।